नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में गहराई से विश्लेषण करते हैं यूनियन बजट 2021-22 का। इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बजट किस प्रकार की राजकोषीय नीति और फिलॉसफी पर आधारित है। क्या कारण है कि मार्केट इस बजट को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दे रहा है। किसी ने दोस्तों ये साफ तौर से कहा है कि अगर आपको ये देखना है कि बजट इकोनॉमी के लिए अच्छा है या खराब है, तो आपको स्टॉक मार्केट का रेस्पॉन्स देखना चाहिए। और इसकी मोटी-मोटी वजह दोस्तों जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि मार्केट में कई तरह के भागीदार भागीदार होते हैं, कई तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, घरेलू पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, छोटे निवेशक भी होते हैं, बड़े निवेशक भी होते हैं, संस्थागत निवेशक भी होते हैं, गैर संस्थागत निवेशक भी होते हैं। जितने भी सारे निवेशक हैं वो अलग-अलग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि से निर्णय करते हैं और मार्केट में पार्टिसिपेशन करते हैं। उनके बीच में कोई साठ-गांठ नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। इस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में अगर आप बूम देखते हो या तेजी देखते हो या बुलिश सेंटिमेंट देखते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स मार्केट में स्वतंत्रता पूर्वक इस बात का निर्णय कर रहे हैं कि उनको बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। उनकी हेवी बाइंग की वजह से ही मार्केट दोस्तों बहुत अप जाता है और हम देख रहे हैं कि मार्केट हमारे देश का मार्केट काफ़ी अप चला गया है। सेंसेक्स 50,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया उसी दिन 2300 पॉइंट से भी ऊपर मार्केट चला गया था। उसके अगले दिन 1200 पॉइंट्स के आसपास सेंसेक्स ऊपर चला गया था और आज यानी कि 3 फरवरी को अगर आप देखते हैं तो मार्केट 450 पॉइंट छलांग लगा गया था। तो इस तरह से मार्केट रेस्पॉन्स के मद्देनज़र हम इस बात को साफ तौर से कह सकते हैं कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट की जो बेसिक फ़िलॉसफ़ी है, वो किस प्रकार की फ़िलॉसफ़ी है? क्यों मार्केट इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है? कुछ बातें तो आप सब लोगों को पता है कि इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स पर इस बजट में काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे कि ये कहा गया है कि सरकार प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ावा देगी और बैंकिंग क्षेत्र में लगभग बैंकिंग क्षेत्र में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वो प्राइवेटाइज़ करेगी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ करेगी, एलआईसी का आईपीओ लेके आएगी। जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं उनको कोर, नॉन कोर में डिवाइड करके ये देखा जाएगा कि हम किस तरह से इनसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनसे पैसा कैसे मिल सकता है। सरकार ने कहा है कि नॉन स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में वो ये देखेगी कि जितने भी पीएसयूज़ हैं वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहे तो उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या उनका पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। जो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं उनमें सरकार अपनी मिनिमम प्रेजेंस रखे और इस तरह की जो बातें इसमें की गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर सरकार ने ज़बरदस्त जो खर्चे किए और ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ पर जो खर्चे किए, ये सारी चीज़ें मिला जुला कर इस तरह की है जिससे आप कह सकते हो कि ये बजट बहुत अच्छा और मार्केट एक अच्छा रिस्पॉन्स इस बजट को दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिक फिलॉसफी इसमें किस तरह की रही है और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या है, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इस बजट में काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश की गई है। कैपेक्स लेड ग्रोथ को ध्यान में रखा गया है और मल्टीप्लायर इफेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की इसमें कोशिश की गई है। तो ये 3 चीज़ों पर आधारित मेरा ये वीडियो है और कुछ भागों में मैंने अपने टोटल जो चर्चा है उसको विभाजित किया है। ये पार्ट 1 होगा, बजट के लिए वीडियो पार्ट 1 होगा। तो दोस्तों इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है बजट की, उसको हम 3 मोटे ग्रुपों में देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये बोर्ड पे दिखेगा फिलॉसफी ऑफ बजट 2021-22। इसमें 3 मेजर बातें आपको नज़र आ रही है। कैपेक्स लेड ग्रोथ की इसमें बात की गई है, इसमें काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात की गई है और इसमें फिस्कल मल्टीप्लायर की बात की गई है। अगर आप इन 2 चीज़ों को देखते हैं, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल मल्टीप्लायर, राजकोषीय गुणक उसको हिंदी में कहेंगे, तो इसमें आर्थिक सर्वेक्षण को इस बजट में पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। और आमतौर पे आपने सुना भी होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण से हमें ये अंदाज लग सकता है कि आने वाला बजट किस प्रकार का बजट होगा और उसमें अलग-अलग चैप्टर्स में जो रिकमेंडेशंस होते हैं उनको देखकर आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये बजट किस तरह का आने वाला है मोटे रूप में। लेकिन इस बार का जो बजट है उसमें
काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और इसके लिए मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा दोस्तों आपको। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, और ये तो आपको पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो 1 साल पीछे का रहता है और जो बजट होता है वो 1 साल आगे का रहता है, जिसको हम कमिंग ईयर कहते हैं। 2021-22 के लिए बजट है, ये कमिंग ईयर है, और अभी हम दोस्तों करंट ईयर में हैं, जो 2020-21 का ये करंट ईयर है। देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, जिस समय प्रस्तुत किया जाता है वो उस वर्ष का सर्वे होता है, लेकिन जैसे हम अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे 21-22 में, तो हम ये कह सकते हैं कि 20-21 पिछला वर्ष है। फिलहाल पिछला वर्ष 20-21 नहीं होकर दोस्तों 19-20 है, और सर्वे जो है वो 20-21 के लिए है। तो 20-21 का आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप देखते हो, और ये 2 वॉल्यूम में डिवाइड आजकल किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। इसके वॉल्यूम फर्स्ट को अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम फर्स्ट का जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में इन चीज़ों की काफ़ी अच्छी बात की गई है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की भूमिका क्या है रिसेशन के केस में, उसमें बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया, और उसका कुछ पार्ट मैंने अपने वीडियो में लिया है, तो मैं आपसे बातचीत करूंगा अभी। और जो फिस्कल मल्टीप्लायर है इसकी बात भी उसमें की गई है, और ये बोला गया है कि रिसेशन के पीरियड में, जो मंदी का पीरियड होता है, उसमें राजकोषीय गुणक ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं बजाय कि जो बूम का पीरियड होता है, जब इकोनॉमी में उछाल आता है उस समय दोस्तों ये राजकोषीय गुणक उतने अच्छे काम नहीं करते हैं जितने कि रिसेशन के टाइम पर करते हैं। इस समय जो समकालिक भारत है उसमें फिस्कल मल्टीप्लायर की भूमिका ज़्यादा नज़र आ रही है दोस्तों। अगर मैं ये बात आपके सामने रखूं कि रिसेशन में ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप चिंता नहीं करिए कि ये समझ आएंगे कि नहीं आएंगे, जरूर समझ में आएंगे। मैं इसमें बताऊंगा आपको कि ये फिस्कल मल्टीप्लायर क्या है, और आप ये ध्यान रखिए कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में मल्टीप्लायर के प्रश्न आते हैं। अगर आप 2019 का पेपर देखते हैं पीटी का, तो उसमें मनी मल्टीप्लायर पे सवाल पूछा गया है, और सवाल इस तरह का था कि यदि लोगों में बैंक हैबिट बढ़ती है तो मनी मल्टीप्लायर पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो मल्टीप्लायर के सवाल पूछते हैं, और इस बार के बजट में और सर्वेक्षण में जब इसकी बात हुई है दोस्तों, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये क्या है, और अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो इससे आप ही का नुकसान होगा। और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, वैसे भी जानना चाहिए कि हमारा नॉलेज बढ़े, और हमें वैसे भी जानना चाहिए कि परीक्षा की दृष्टि से हमें इसका फायदा हो। और एक है इसमें दोस्तों कैपेक्स लेड ग्रोथ। ये कैपेक्स शब्द भी आपको आमतौर पे अखबार में पढ़ने को मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इन 3 चीज़ों पर मेरा ये वीडियो आज ज़्यादा फोकस्ड रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैपेक्स लेड ग्रोथ, तो इस साल का जो बजट है वो इस मॉडल को फॉलो कर रहा है दोस्तों, कैपेक्स लेड ग्रोथ के मॉडल को फॉलो कर रहा है। तो जो कैपेक्स है, ये कैपेक्स जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है कैपिटल और दूसरा वर्ड है एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को अगर आप लिंक कर देते हो तो एक छोटा शब्द बन जाता है जिसको आप कहेंगे कैपेक्स, राइट दोस्तों। तो ये जो बजट है ये ग्रोथ को लाना चाहता है, एक अच्छी ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फोकस कर रहा है ऐसे खर्चों पर जो कैपिटल प्रकार के खर्चे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो सरकारी खर्च होते हैं उनका एक वर्गीकरण होता है, जिसमें ये बोला जाता है राजस्व खर्चा एक वर्गीकरण होता है, राजस्व खर्च जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक वर्गीकरण होता है जिसको आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों राजस्व खर्चे जितने भी होते हैं वो अनुत्पादक माने जाते हैं, उनको बार बार करना पड़ता है, उनसे कोई असेट क्रिएट नहीं होता है, न हमारा कोई कर्जा उनसे कम होता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम ब्याज भुगतान करते हैं, सरकारी कर्ज होता है और उस पर जो हम ब्याज देते हैं, तो ब्याज देने से कर्ज कम नहीं होता। तो ब्याज एक प्रकार का दोस्तों राजस्व खर्चा हुआ, इसमें कोई उत्पादकता नहीं है। हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन पेंशन देते हैं, तो ये एक खर्च होता रहता है, बार बार इसको करना पड़ता है, लेकिन इससे देश में कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है। इसी तरह से दोस्तों हम सब्सिडी देते हैं लोगों को, इससे एसेट क्रिएट नहीं होती है, अनुदान देते हैं, इससे एसेट क्रिएट नहीं होती है, किसानों के ऋण माफ कर देते हैं, तो इससे सरकार की कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं जो उत्पादकता नहीं बढ़ाते, संपत्ति निर्माण नहीं करते, उनको हम कहते हैं राजस्व खर्चे। ये राजस्व खर्चों से क्या होता है कि कैपेसिटी नहीं बढ़ती इकोनॉमी की। हाँ, ये खर्चे मांग बढ़ा सकते हैं आपके देश में,
और लेकिन ये कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देश में ऐसा खर्च करने की जरूरत है दोस्तों अभी, जिससे मांग तो बढ़े चूंकि हम रिसेशन में चल रहे हैं, और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बनाने की भारत में जरूरत है। उस लिहाज से हम विस्तारक राजकोषीय नीति अपनाएं, यानी ऐसी राजकोषीय नीति अपनाएं जो मांग का एक्सपांशन करती हो, जीडीपी का एक्सपांशन करती हो। तो उसके लिहाज से सरकार ने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया कि पूंजीगत खर्चे बढ़े, जिनसे हमारी असेट बढ़े हमारे देश में। और दोस्तों, असेट बनाने का सरकार के द्वारा जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि नेशनल हाईवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह। ये सब क्या है, एक प्रकार की राष्ट्रीय संपत्तियां हैं। तो इन पर जब आप खर्च करते हो तो दोस्तों इससे संपत्ति निर्माण हो रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसा कि आप लोगों ने अखबारों में निरंतर पढ़ा होगा कि हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा इसमें खर्च कर रही है, और जो पूंजीगत खर्चे का प्रस्ताव है इस साल के बजट में वो है 5,54,000 करोड़ रुपए का। और एक दंड चित्र द्वारा भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे देश में शार्प इंक्रीज इस बजट में पूंजीगत खर्च का किया गया है, और उसको लेकर भी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है कि सरकार खर्च की क्वालिटी पर ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं कि केवल खर्च कर रही है, खर्च की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रही है। और देश में लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी। तो दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ पर यहाँ पर फोकस किया गया, यानी कि हम ग्रोथ लाएंगे किन खर्चों के माध्यम से, जो कैपिटल क्रिएट करते हैं, जो असेट क्रिएट करते हैं, जो उत्पादक प्रकार के खर्चे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं एक चित्र के द्वारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरह से तेजी से हमारे देश में बढ़े हैं, इस साल के बजट में प्रस्ताव किया गया है। तो आप इस दंड चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर करोड़ रुपीस में। और दोस्तों, ये एक कर्व जैसा आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ये कर्व जा रहा है, इसका ढाल पहले यूं है, फिर इसके बाद ये ऐसे जा रहा है ये कर्व। दोस्तों, ढाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कर्व में। जब ढाल इस तरह के बने हुए हों दोस्तों, जैसे ढाल अगर इस तरह का जा रहा हो, इस तरह का, तो ये बढ़ तो रहा है दोस्तों, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो रही है। तो जो भी खर्च दिखा रहे हो या कोई भी चीज दिखा रहे हो, तो उनके बढ़ने की दर कम हो रही है। तो ये स्लोप आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ही उठना शुरू हो रहा है। लेकिन इस वाले पार्ट में ये जो स्लोप है वो इस तरह का बना हुआ है। इस तरह का जो स्लोप होता है, तो इसमें ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, यानी ग्रोथ रेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट यहाँ पर बहुत अच्छी है। और अगर आप दोस्तों 2020-21 के बजट अनुमानों की बात करें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4,12,085 करोड़ रुपए का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसकी तुलना करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 5,54,236 करोड़ रुपए। तो ये कंपैरिजन करें तो 34% के आसपास यहाँ पर उछाल नजर आता है। तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से ग्रोथ पर बल देना चाह रही है, जिससे मार्केट काफी खुश है। उनको लग रहा है कि आगे के लिए एक अच्छी ग्रोथ की संभावना इस इकोनॉमी के अंदर डेवलप हो रही है दोस्तों। तो ये एक चीज है जिसको आप समझ सकते हो दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखते हैं इस फिलॉसफी को, जो यहाँ पर कैपेक्स लेड ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम ग्रोथ लाना चाह रहे हैं भारत में और किस तरह के खर्चों पर हम फोकस कर रहे हैं। अब मैं इस पर आऊंगा, जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है दोस्तों, ये क्या चीज है, साइकिल क्या होता है, ये जानना जरूरी हो जाता है। इकोनॉमी दोस्तों क्या है, एक कई बार साइक्लिक बिहेवियर दिखाती है। वो साइक्लिक बिहेवियर किस तरह के होते हैं उनको आप थोड़ा बोर्ड पर देखिए। जैसे इकोनॉमी कभी यूं ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे की तरफ आएगी, तो यूं ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस चित्र को आप अगर देखते हो तो मतलब साइकिल बन रहे हैं, इस तरह के साइकिल इकोनॉमी के अंदर बन रहे होते हैं। तो इकोनॉमी दोस्तों ये जैसे अप जा रही है, ये एक तरह से बूम जैसा है, इधर नीचे आ रही है तो रिसेशन जैसा हो रहा है, इसको ट्रफ बोलते हैं। फिर ये रिकवर होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। और एक आमतौर पर देखा जाता है कि इकोनॉमी में ये साइकिल आते रहते हैं, उतार चढ़ाव के साइकिल इकोनॉमी की एक नॉर्मल चीज है। और दोस्तों इसके लिए फिर हमें एक तैयारी करनी पड़ती है। ये साइकिल अगर हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम उनको रोक के काउंटर टाइप की पॉलिसीज बनाएं। और ये पॉलिसीज प्रो साइक्लिक भी हो सकती है और काउंटर साइक्लिक भी हो सकती है। तो प्रो साइक्लिक किसको कहेंगे, काउंटर साइक्लिक किसको कहेंगे। जैसे आप देखिए कि ये साइकिल है जैसे,
तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको आप एक तरह से जीडीपी की कैरो मान सकते हो, जीडीपी बढ़ रहा है। अगर आप ऐसी पॉलिसी लागू करते हो जिससे जीडीपी और बढ़े, पहले से बढ़ रही लेकिन और बढ़े, तो आप इस साइकिल के फेवर में जा रहे हो। इसलिए उस तरह की नीति को बोला जाएगा प्रो साइक्लिक, राइट। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हम साइकिल जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जाने वाली नीतियों का निर्माण करें। दूसरा और समझिए, यहाँ जीडीपी नीचे की तरफ जा रहा है तो ये रिसेशन जैसा हो रहा है। अगर आप ऐसी पॉलिसी लाते हो जिससे ये और नीचे जाता हो तो ये भी प्रो साइक्लिक कहलाएगा दोस्तों। तो प्रो साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जिस तरफ आपका साइकिल जा रहा है इकोनॉमी का, उसी तरफ ले जाने वाली नीतियों का आप निर्माण करते हो, तो इसको प्रो साइक्लिक कहते हैं। और अगर कोई साइकिल जिस तरफ जा रहा है उसके अगेंस्ट अगर आप पॉलिसी बनाते हो तो उसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक पॉलिसी कहते हैं। अब दोस्तों रिसेशन एक चीज है और जीडीपी बढ़ता है तो इसको एक्सपांशन कहते हैं, यानी कि विस्तार कहते हैं। अगर आप विस्तार के फेवर वाली पॉलिसी बना रहे हो तो ये प्रो साइक्लिक हुई, और रिसेशन को बढ़ाने वाली पॉलिसी बना रहे हो तो ये भी प्रो साइक्लिक हुई। लेकिन विस्तार के अगेंस्ट बनाओगे तो ये काउंटर साइक्लिक हुई, रिसेशन के अगेंस्ट बनाओगे तो दोस्तों ये काउंटर साइक्लिक हुई। अभी जो भारत जिस स्थिति में चल रहा है वो रिसेशन की स्थिति है। आपको पता है कि हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव चल रही है इस समय, यानी कि हम रिसेशन की फेज में हैं। तो यहाँ पर जो काउंटर साइक्लिक पॉलिसी बनेगी रिसेशन को रोकने की, वो किस तरह की पॉलिसी होगी और अन्य चीजें जो इससे जुड़ी हुई है उसको हम देखते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे में एक टेबल प्रस्तुत किया गया इन नीतियों को समझाने के लिए, और ये बोला गया कि जो इस तरह के साइकिल होते हैं ये साइकिल इकोनॉमी में आते रहते हैं, और अगर हम प्रो साइक्लिक पॉलिसीज बनाते हैं जो साइकिल के फेवर में जाती है तो साइकिल का साइज और बड़ा हो जाएगा, वो साइकिल और बड़े हो जाएंगे और ज्यादा फ्लक्चुएशन आपकी इकोनॉमी में आएगा। और अगर आप काउंटर साइक्लिक पॉलिसी बनाएंगे तो ये जो साइकिल्स हैं इनकी साइज छोटी हो जाएगी। देखते हैं किस तरह से इसमें दिखाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे से मैंने लिया है, इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण है वहां उसके चैप्टर नंबर 2 से लिया है। इसको आप देखिए, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी स्टैंस लिखा हुआ है, यानी फिस्कल पॉलिसी का स्टैंड किस तरह का हो, प्रो साइक्लिकल हो या काउंटर साइक्लिकल हो, ऐसा इसमें दिख रहा है दोस्तों। यहाँ हम एक तरफ रिसेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, और इन पॉलिसीज का प्रभाव क्या पड़ेगा ये आउटकम में दिखाया गया है दोस्तों। तो जो सबसे पहला हम देखते हैं रिसेशन। रिसेशन में प्रो साइक्लिकल क्या होगा और रिसेशन को बढ़ावा देता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी एफएपी लिखा हुआ है, ऐसी राजकोषीय नीति जो संकुचनकारी है, संकुचन करती है। तो यहाँ पर संकुचन के रूप में क्या दिख रहा है, सरकारी खर्च को कम किया जा रहा है। सरकारी खर्च को कम करने से क्या होगा दोस्तों, मांग की कमी हो जाएगी। सरकार जब खर्च करती है तो दोस्तों मांग बढ़ती है इकोनॉमी में, कोई भी खर्च करता हो तो उससे डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पर सरकार अपने खर्च को कम कर रही है तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो उत्पादन और कम होगा, उत्पादन और कम होगा तो रिसेशन और बढ़ेगा। तो प्रो साइक्लिकल पॉलिसी रिसेशन की क्या होगी कि सरकारी खर्च को गिराया जाएगा। इसके अलावा सरकार और क्या कर सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, यानी कि इनकम टैक्स वगैरह को बढ़ा सकती है। और जब लोग इनकम टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो उनके पास खर्च योग्य आय कम रह जाएगी, क्योंकि आय का एक बड़ा हिस्सा लोग टैक्स के रूप में पे करेंगे। इससे कंजप्शन गिरेगा। तो एक तरफ सरकार के खर्च कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ कंजप्शन कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, रिसेशन और गहरा जाएगी। प्रो साइक्लिकल रिसेशन के केस में किस तरह का होगा। अगर एक्सपांशन है दोस्तों, एक्सपांशन का मतलब भी यहाँ पर साफ दिखाया गया है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो इसको एक्सपांशन बोला गया है। एक्सपांशन के लिए प्रो साइक्लिक पॉलिसी क्या होगी कि और एक्सपांशन होगा इकोनॉमी में। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपांशनरी एफपी, यानी कि विस्तारक राजकोषीय नीति, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, उसमें वो फॉलो करनी पड़ेगी ताकि क्या होगा कि प्रो साइक्लिक बनेगी। पहले से एक्सपांशन है और ज्यादा एक्सपांशन होगा प्रो साइक्लिक का मतलब। तो उसमें सरकारी खर्च बढ़ाएंगे, सरकारी खर्च जितना और ज्यादा करेंगे जिससे और मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगा, राइट। और टैक्स को कम करेंगे
तो लोग कम टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, तो उनके पास खर्च योग्य आय ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से दोस्तों कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो जीडीपी और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इसका परिणाम क्या होगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, डीपन्स रिसेशन। प्रोसाइक्लिक पॉलिसी क्या करती है, रिसेशन को और डीप कर देती है। रिसेशन में प्रोसाइक्लिक अपनाओगे तो क्या होगा, और डीप होगा। एंड एम्पलीफाइज एक्सपांशंस, आप यहां पर देखिए, डीपन्स रिसेशन, रिसेशन को और डीप करेगी, और एम्पलीफाइज, एम्पलीफाइज का मतलब बढ़ाना, एक्सपांशन को और बढ़ाएगी, thereby increasing fluctuations in the business cycle। यानी कि रिसेशन और गहरी होगी और एक्सपांशन और ज्यादा होगा, तो फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा बिजनेस साइकिल में। जो थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे साइकिल बनाए आपके सामने, उनको बिजनेस साइकिल बोला जाता है, उनको ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है। तो ये इनका स्तर बढ़ जाएगा। अगर आप, सीधी सी बात है दोस्तों कि कोई भी साइकिल के फेवर में जा रहे हो तो फ्लक्चुएशन का स्तर हाई होगा, राइट। और मैं एक डायग्राम से भी आपको इस चीज को समझाऊंगा, जो इकोनॉमिक सर्वे से लिया है मैंने, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छे अभ्यर्थी बनने वाले हैं। आगे पीटी भी ध्यान रखिए, मेंस ध्यान रखिए, आपको इंटरव्यू ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आते हैं हम काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है काउंटर साइक्लिकल, साइकिल के अगेंस्ट जो पॉलिसी है। अब साइकिल का एक हिस्सा है रिसेशन, जो जीडीपी नीचे जा रहा है। रिसेशन का मतलब जीडीपी नीचे जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों रिसेशन को रोकने के लिए, यानी उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को लागू करना पड़ेगा। इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्तारक राजकोषीय नीति। दोस्तों इस बजट के आने से पहले अमर उजाला न्यूज़पेपर के द्वारा मेरे से संपर्क किया गया कि सर आपके हिसाब से इस बजट में क्या हो सकता है, और मैं, आप चाहेंगे तो उसको किसी वीडियो में, वो मेरा जो स्टेटमेंट है उसको मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं उसको लाना भूल गया, उसमें मैंने लिखा था कि विस्तारक राजकोषीय नीति को लागू करना चाहिए। तो विस्तारक राजकोषीय नीति, चूंकि हमें रिसेशन को काउंटर करना है, तो विस्तारक राजकोषीय नीति का एक लक्षण क्या है कि सरकारी खर्च बढ़े। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर एरो का निशान ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाया गया, और हम चाहें तो टैक्सेस को कम कर सकते हैं। इस साल के बजट में दोस्तों ये तो किया गया है, सरकारी खर्च को बढ़ाया गया, लेकिन टैक्सेस को कम नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है। 6.8% जीडीपी का अनुमानित किया गया जो आने वाला बजट है, और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स पिछले बजट के लगाए गए 2020-21 के, वो जीडीपी के 9.5% पर राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। तो दोस्तों इतना स्कोप गवर्नमेंट के पास नहीं था कि वो टैक्स को कम करके और फिर इन सारे खर्चों को मतलब करे, तो और ज्यादा ये घाटा बढ़ जाता। तो सरकार ने यहाँ पर एक कोई परिवर्तन नहीं किया और ज्यादा खर्च वाली विस्तारक राजकोषीय नीति को अपनाने की कोशिश की दोस्तों। तो काउंटर साइक्लिकल जो फिस्कल पॉलिसी है वो रिसेशन के केस में ये होगी। अगर एक्सपांशन हो रहा है आपकी जीडीपी में, तो काउंटर साइक्लिकल का मतलब ये होगा कि आप उसके अगेंस्ट जाओ। तो एक्सपांशन के अगेंस्ट आप क्या अपनाओ, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाओ। और उसका मतलब क्या है कि सरकारी खर्च तो आप कम करिए, सरकारी खर्च कम करेंगे तो मांग कम होगी, मांग कम होगी दोस्तों तो जीडीपी कम होगा। इसमें किन्स नाम का जो एक अर्थशास्त्री, किन्स नाम के जो एक अर्थशास्त्री थे, उनकी पूरी इकोनॉमिक्स को इसमें लागू किया गया है दोस्तों। उन्होंने कहा था कि मांग के हिसाब से जीडीपी और रोजगार होते हैं, मांग ज्यादा होगी तो जीडीपी ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर खर्च से ही मांग पैदा होती है, तो आपको पता है सरकारी खर्च कम कर रहे हैं और एक्सपांशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दोगे तो आपका एक्सपांशन रुक जाएगा। और कई बार ये जरूरी होता है कि ज्यादा जीडीपी एक्सपांशन रोकना चाहती है सरकार, क्योंकि उसे इन्फ्लेशन बहुत बूस्ट करता है। इसका पूरा परिणाम क्या होगा दोस्तों, अगर हम काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी लागू करते हैं, चाहे रिसेशन हो चाहे एक्सपांशन हो दोस्तों, तो रिसेशन उतना गहरा नहीं होगा क्योंकि आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, और एक्सपांशन के अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो बिजनेस साइकिल का जो फ्लक्चुएशन है वो कम रहेगा। देखिए आप इधर रिसेशन को सॉफ्ट कर देता है, यानी रिसेशन ज्यादा तेज है तो उसको सॉफ्ट कर देता है। तो सॉफ्टन्स द रिसेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड मॉडरेट्स द एक्सपांशंस, यानी कि अगर एक्सपांशन है तो उसको वो मॉडरेट कर देता है
और उसके परिणाम स्वरूप दोस्तों फ्लक्चुएशन जो होते हैं बिजनेस साइकिल में, वो फ्लक्चुएशन दोस्तों कम हो जाते हैं। ये यहाँ पर इसी चीज को दोस्तों हम एक चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, जैसा कि ये चित्र है जिसमें हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। ये चित्र आर्थिक सर्वेक्षण में इस्तेमाल किया गया है और ये आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने बिजनेस साइकिल बनाए थे वैसे आपको दिख रहे होंगे ये, और 3 तरह के इसमें कर्व दिख रहे हैं, अलग अलग कलर में दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ब्लू कलर को देखते हैं, ये ब्लू वाला जो कलर है इसके लिए लिखा हुआ नो पॉलिसी एक्शन, यहाँ पर कोई पॉलिसी एक्शन नहीं है, इसको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है। जैसे ऐसा ये बना हुआ है, यहाँ पर आउटपुट गैप दिखाया गया है, इधर पॉजिटिव आउटपुट गैप है और इधर नीचे की तरफ नेगेटिव आउटपुट गैप। आउटपुट गैप आने का मतलब ये कि आप अपनी पोटेंशियल जीडीपी से आगे पीछे हो रहे हैं और रिसेशन या मतलब एक्सपांशन की अवस्था से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर हम प्रो साइक्लिकल पॉलिसी अपनाते हैं, ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, तो ये ज्यादा ऊंचाई पर है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्रो साइक्लिकल पॉलिसी अगर हम बनाते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन की साइज बड़ी हो जाएगी। देखिए ये इसकी साइज अन्यों से ज्यादा बड़ी है, ये तो अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तब है, उसकी तुलना में ये काफी ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और फिर इधर भी ये ज्यादा गहराई ले रहा है। तो दोस्तों प्रो साइक्लिक पॉलिसी फ्लक्चुएशन को ज्यादा बड़ा कर देती है, बिजनेस फ्लक्चुएशन को ज्यादा बड़ा कर देती है। और अगर हम काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी अपनाते हैं, जो ये वाला कर्व है, यहाँ पर जो ये कर्व जा रहा है ग्रीन कलर का, इसको आप देखेंगे तो ये जो गिरावट है इसको मॉडरेट कर रहा है, जो ऊंचाई की तरफ जा रहा है तो इसको भी मॉडरेट कर रहा है। ओवरऑल इसका फ्लक्चुएशन सबसे कम अगर आप इस लाइन को देखते हैं तो दोस्तों ये सबसे ऊंचाई पर है, सबसे नीचाई पर है, तो ये फ्लक्चुएशन को ज्यादा बड़ा कर रहा है। तो जो प्रो साइक्लिकल पॉलिसीज होती हैं वो बिजनेस साइकिल को ज्यादा गहरा कर देती है और जो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज होती हैं वो बिजनेस साइकिल को छोटा कर देती है। और सर्वे लिखता है कि बिजनेस साइकिल्स को स्मूथ करने के लिए ये काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बड़ी भूमिका है, लेकिन रिसेशन में तो उसकी भूमिका बनती ही बनती है। और रिसेशन में बहुत जरूरी है कि एक इकोनॉमी को बाहर लाने के लिए हम राजकोषीय नीति, विस्तारक राजकोषीय नीति को लागू करें, ज्यादा ऊंचे सरकारी खर्च करें। तो इस साल का जो बजट है दोस्तों ये इसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो फिस्कल मल्टीप्लायर है, वो फिस्कल मल्टीप्लायर दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक फिलॉसफी है बजट की, वो एक इसमें फिस्कल मल्टीप्लायर की बात की गई है और ये बोला गया है कि फिस्कल मल्टीप्लायर रिसेशन में बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो हमें ये समझना है दोस्तों कि आखिर ये फिस्कल मल्टीप्लायर क्या चीज होती है, कैसे इसका इकोनॉमी में इस्तेमाल होता है। दोस्तों फिस्कल मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं है, फिस्कल शब्द आ रहा है तो इसका मतलब राजकोष होता है। तो सरकार जब खर्चा करती है तो वो फिस्कल वर्ड वहां पर इस्तेमाल होता है। फिस्कल मल्टीप्लायर को कैसे समझें, इसको समझने का तरीका ये है कि यदि सरकार 1 रुपए का खर्च करती है, एक्स्ट्रा खर्चा करती है इकोनॉमी में, तो देश की जीडीपी उस खर्च की वजह से कितनी बढ़ जाती है, ये तुलना की जाती है। अगर 1 रुपया खर्च करते हैं और देश की जीडीपी 5 रुपए बढ़ती है तो हम कहेंगे फिस्कल मल्टीप्लायर 5 का है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई भी ऐसी चीज है, जैसे गाँव में लोग आवाज लगाते हैं तो इस तरह से हाथ करके फिर आवाज लगाते हैं, तो जितना वो उसमें बोलते हैं, जितनी स्पीड से बोलते हैं उससे ज्यादा तेज आवाज निकलती है। या भोंपू के केस में देख सकते हैं कि उसमें आप हवा कितनी ब्लो करते हैं और उसकी तुलना में आवाज कितनी ज्यादा निकलती है। ये मल्टीप्लायर का प्रोसेस है दोस्तों। इकोनॉमी में भी इसी तरह का होता है कि आप उसमें डाल कितना रहे और वो उसका फायदा कितना इकोनॉमी को मिल रहा है। तो ये मल्टीप्लायर भी दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि ये मल्टीप्लायर किस तरह से काम करते हैं और मल्टीप्लायर का मतलब क्या। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था कि सरकार अगर 1 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च करे इकोनॉमी में तो इकोनॉमी की जीडीपी कितने से बढ़ेगी, इसी को फिस्कल मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर 2 से बढ़ रही है, 3 से बढ़ रही है तो हम कहेंगे 2 का मल्टीप्लायर, 3 का मल्टीप्लायर, 5 का मल्टीप्लायर, 1.5 से बढ़ रही है तो हम कहेंगे 1.5 का मल्टीप्लायर। तो ये मल्टीप्लायर किस तरह से फंक्शन करता है उसको मैं समझाता हूँ। क्या कारण है कि हम खर्च कम करते हैं और जीडीपी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप एक सिस्टम इसमें समझने की कोशिश करिए
किन्स नाम के अर्थशास्त्री ने कहा कि जितनी मांग होगी इकोनॉमी के अंदर, जितनी मांग बढ़ेगी उतना जीडीपी बढ़ेगा। और मांग खर्चों से बढ़ती है। खर्च कौन कौन लोग करते हैं? जैसे कंज्यूमर खर्च करते हैं, प्राइवेट लोग जो कंजप्शन करते हैं, ये खर्चा होता है। निवेशक खर्च करते हैं, सरकार खर्च करती है। तो कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, सरकारी खर्चा होता है। विदेशी लोग भी हमारा माल खरीदते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट से भी डिमांड बढ़ती है, इंपोर्ट से डिमांड कम होती है, तो नेट एक्सपोर्ट करके एक वर्ड बोला जाता है। तकनीकी भाषा में अगर आप सर्वे को देखेंगे तो जो मांग है वो इस तरह से बनती है, C+I+Z+NX, और ये सब चीजें इस्तेमाल हुई है इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में। ये कंजप्शन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सरकार का खर्च है, और ये विशुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट से जो हम बाहर माल बेचते हैं, तो नेट रूप में कितना अपने माल बेचा है, इसका मतलब ये कि हमने मंगवाया कितना और हमने बेचा कितना, उसकी वैल्यू है नेट रूप में। ये सब के सब मांग बढ़ाते हैं दोस्तों। सर्वे में बोला गया है कि अगर आप सी को देखते हो, ये प्राइवेट कंजप्शन होता है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में। लगभग 54%, 54% जो डिमांड है देश की वो कंजप्शन से आ रही है, और 29 to 30% डिमांड इन्वेस्टमेंट से आ रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से कंजप्शन भी भारत में ढीला पड़ा हुआ है, निवेश भी भारत में ढीला पड़ा हुआ है। और निवेश दोस्तों ज्यादा काम नहीं कर पाता है जब मंदी की स्थिति हो, क्योंकि अगर आप कम ब्याज दरों पर भी ऋण देते हो लोगों को, तो वो लोग ऋण लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमी का प्रोस्पेक्टस अच्छा नहीं, रिसेशन चल रहा है, तो इससे उनको नुकसान होगा। इसलिए निवेशक आगे आना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों सरकार की भूमिका प्रबल हो जाती है और सरकार इसमें आगे आए। तो यही कारण है कि हमारे देश में अभी हमारी सरकार ने ज्यादा खर्च वाली नीति को अपनाया है, विस्तारक राजकोषीय नीति को फॉलो किया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि मांग बढ़ेगी, खर्च बढ़ेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा दोस्तों। सरकार भी खर्च करेगी तो भी जीडीपी बढ़ेगा। अभी मल्टीप्लायर वे में कैसे बढ़ता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेना चाहता हूँ। इससे आप समझने की कोशिश करिए, और थोड़ा जोर पड़ता है तो उसके लिए आप माफ करिए, लेकिन ये जरूरी है क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। आपको एक अच्छा अध्ययन करना चाहिए। मान लीजिए सरकारी खर्च को मैं जी कहूँ और इसको मैं बढ़ाता हूँ, राइट। जी मान लीजिए 100 रुपए का है, सरकारी खर्च 100 रुपए से बढ़ाते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि मांग बढ़कर देश का जीडीपी भी दोस्तों 100 रुपए से बढ़ जाएगा। जीडीपी भी दोस्तों कितने से बढ़ जाएगा? 100 रुपए से इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम सरकारी खर्च को 100 रुपए से बढ़ाते हैं तो जीडीपी भी 100 रुपए से बढ़ेगा दोस्तों। और यही प्रोडक्शन हम लोगों की इनकम होता है मोटे रूप में। मैं इस समय तकनीकी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन प्रोडक्शन की वैल्यू थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद ये इनकम बन जाती है दोस्तों। तो 100 रुपए का खर्च ज्यादा होने से मांग भी 100 रुपए की बढ़ी, जीडीपी भी दोस्तों 100 रुपए से बढ़ा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये यहाँ पर आपने एक प्रकार से राजकोषीय स्टिमुलस या उद्दीपन दिया, विस्तारक राजकोषीय नीति को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप जीडीपी बढ़ेगी यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया यहाँ पर नहीं रुकेगी, इसको स्टार्ट इसने किया है, लेकिन ये प्रक्रिया ऑटोमेटेड मैनर में आगे की तरफ जाएगी। जब दोस्तों इनकम बढ़ती है लोगों की, तो इसकी वजह से उनका कंजप्शन भी बढ़ेगा दोस्तों। तो इनकम बढ़ने से कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन क्या करेगा? मांग को फिर बढ़ा देगा। तो ये जीडीपी बढ़ने से दोस्तों इसका एक इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ और एक ऊपर की तरफ जाता हुआ एरो लिख देता हूँ, जिसके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंजप्शन बढ़ेगा जीडीपी बढ़ने से। और ये तो हम लोग जानते हैं कि जितनी हमारी इनकम होती है उतना हम कंज्यूम नहीं करते हैं, उससे कम कंज्यूम करते हैं, तो थोड़ी सेविंग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 50% हम सेविंग करते हैं और 50% कंजप्शन करते हैं। तो यहाँ पर कंजप्शन बढ़ेगा 50 रुपए से, और 50 रुपए से कंजप्शन बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ गई 50 रुपए से, तो जीडीपी दोस्तों फिर से बढ़ेगा 50 रुपए से। तो जीडीपी बढ़ गया, फिर लोगों की इनकम 50 रुपए से बढ़ गई, तो ये फिर से यहाँ पर असर डालेगा। और फिर दोस्तों सी बढ़ेगा दोस्तों, फिर से सी में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर सी है, इसको मैंने इंक्रीज किया, और ये दोस्तों हमने माना कि आधा लोग कंज्यूम करते हैं और आधा बचत करते हैं। तो यहाँ पर 25 रुपए की कंजप्शन बढ़ेगी दोस्तों, और उसके कारण फिर जीडीपी बढ़ेगा, और वो फिर 25 रुपए का बढ़ेगा। इस तरह से आप अनुमान लगाते रहिए, फिर इधर आएंगे, और इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा। इसको हम जोड़ेंगे तो दोस्तों ये
मैथमेटिक्स का एक सूत्र होता है इसमें, उसकी बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। ये 200 रुपए तक चला जाएगा इकोनॉमिक्स के एक सिद्धांत के हिसाब से जो केन्स ने दिया। इस प्रकार से अगर आपने 100 रुपए का खर्च बढ़ाया सरकार ने, तो जीडीपी फाइनली कितने का बढ़ा? 200 रुपए का हो गया। इसका मतलब यहाँ पर फिस्कल मल्टीप्लायर 2 के बराबर है। इसी को दोस्तों गुणक कहते हैं और फिस्कल मल्टीप्लायर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो इस बजट में दोस्तों ये फिस्कल मल्टीप्लायर को एक्सप्लोर करने की बातचीत की गई है और एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी लागू करने की बात की गई जो काउंटर साइक्लिकल कैटेगरी के अंतर्गत आएगी और कैपेक्स लेड ग्रोथ मॉडल को इसमें अपनाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम यहाँ तक बात करेंगे और अन्य भागों में मैं अन्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और ये कोशिश करेंगे कि हम अंदर की बातों को निकालें और एक बृहत्तर पर्सपेक्टिव में बजट का मतलब समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।